नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पर कार्य कर रहे हैं और आप लोग अंकित सर की भी क्लास लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि वहां भी हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग दिन में 2 क्लास ला रहे हैं, तो आप लोग दोनों क्लासों में साथ रहिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 5 से 6 दिन में और उसको बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए और एक बार अच्छे से रिवीजन करवा दिया जाए, है ना। तो आप लोग साथ में बने रहिएगा और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, जो हाइलाइटेड पीडीएफ हमारी है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जहां तक कर कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे से देख लेते हैं क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। अब केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना अभी की गई है। ठीक है, क्या की गई है अभी? 16वीं जनगणना। किस चीज की जनगणना की गई है? अभी जो जनगणना होनी है ना 2027 में, उसकी घोषणा हो चुकी है। तो उसके बारे में जो इसमें दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसको कौन कर रहा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय। सबसे पहले तो यही हम लोगों को क्लियर हो गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको करता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है जनगणना 2027 तक कराने की घोषणा की गई है और ये जातिगत गणना भी इसमें शामिल होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां जातिगत जनगणना को पहले से ही मांग मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी लगातार उसका विरोध कर रही थी। फिर बाद में बीजेपी ने भी उसको जारी कर दिया है कि हाँ भाई, इस बार जातिगत जनगणना भी होगी। इससे ये पता चल जाएगा कि किस जाति की कितनी जो है जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। जो अधिकांश क्षेत्रों के लिए इसकी संदर्भ तिथि रखी गई है ना, वो 1 मार्च 2027 रखी गई है। तो ये याद रख लेना है हमें, कितनी रखी गई है? 1 मार्च 2027। ठीक, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो हमारे नॉर्थ वाले रीजन है ना, नॉर्थ वाला जो उत्तराखंड के ऊपर चले जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वो वहां पर क्या होना है? ये हो जाना है हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए यह 1 अक्टूबर 2026 होगी। क्योंकि 1 अक्टूबर 2026 इसलिए रखी गई है क्योंकि उसके बाद वहां पर बर्फबारी स्टार्ट हो जाएगी, तो उनका आंकड़ा पहले ही आ जाएगा, डेटा वहां पर पहले ही आ जाएगा और बाकी जो स्टेट बचे हुए हैं उनका डेटा बाद में आ जाएगा। ठीक, तो इतना ध्यान रख लेना है। फिर जनगणना 2027, जिसे 28 फरवरी 2027 तक किया जाना है, तो ये भी डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें कुछ नहीं, जो चीजें हाईलाइटेड है वही आप लोगों को देखना है, फालतू चीजें नहीं देखना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू चीजें देख सकें। इन्हीं चीजों में हमें संतुष्टि दिखानी है और इन्हीं चीजों को याद करके अगर परीक्षा हॉल तक पहुंच गए तो समझ लिए काम हमारा हो जाएगा करंट अफेयर्स का, है ना। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर ले हुए। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत प्रक्रिया 19 जून 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दी गई है और पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या 1.2 अरब से अधिक दर्ज की गई थी। अब जो 2027 में आएगी उसमें हमें फिर से पता चल जाएगा डेटा कि क्या हमारा डेटा रहा है। ठीक सॉरी, इसके बाद आगे देख लेते हैं कि भारत नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। किसके सहयोग से? नॉर्वे के। तो हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर कि भारत किसके सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो वो बनाएगा नॉर्वे के सहयोग से। एक तो क्वेश्चन यहीं पर बन गया है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं डिटेल्स में कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि भारत ने गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जीआरएसई बोलते हैं इसको, है ना, जीआरएसई और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी हुई है और इन्होंने अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत पीआरबी बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। तो ये समझौता बहुत अच्छा भारत के लिए भी और नॉर्वे के लिए भी बेस्ट हो सकता है। ठीक है, 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहीं आपसे बाई चांस पूछ ले कि इसको मंजूरी किसने दी है, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं भैया इसके उद्देश्य की, कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया है। तो इसका उद्देश्य है गहरे जो इस पोत का उद्देश्य है ना, वो है कि गहरे समुद्र अन्वेषण, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान और ध्रुवीय बर्फ और जलवायु अध्ययन तथा अंटार्कटिका और दक्षिणी भारत महासागर मिशनों का समर्थन करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी। देखिए, इतना हाईलाइट हम लोगों ने किया है यहाँ पर, ये और इतना। देखिए, पूरी न्यूज बहुत बड़ी दे रखी है, लेकिन हम पूरा क्यों पढ़े भैया? इतना नहीं है समय हमारे पास और हमें फालतू की चीजें देखनी क्यों है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है यहाँ पर? मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। भैया, पशु ओवरपास जो कॉरिडोर हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं कि मानव का और पशुओं का ज्यादा क्या कह सकते हैं, टकराव ना हो सके, है ना। इसीलिए कह सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए सड़क है, सड़क पर कोई वाहन जा रहा है, अब सड़क पर वाहन जा रहा है तो अचानक से कोई पशु दौड़ के मान लीजिए निकल गया, तो उस समय क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो पशु को भी हानि हो सकती है इसमें और एक्सीडेंट होने से मानव को भी हानि हो सकती है।
तो जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं मानव और पशु के लिए, जो ओवरपास कॉरिडोर बनाए जाते हैं, वो इसी से बचने के लिए बनाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या बनाया जा रहा है। मुंबई दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया है। तो सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन या स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर कहां पर बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है मुंबई और दिल्ली में। ठीक, याद रखना है इस चीज को। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको NHAI बना रही है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देश का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अब ये कितने किलोमीटर का बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है 12 किलोमीटर का, और ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है, और वहीं पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए कोई भी दिक्कत है? इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन अभी किया गया है हाल ही में। खुरधारी मतलब समझ रहे हो ना, जिन जानवरों में खुर पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगाय हो गया, गाय हो गई है ना, भैंस हो गए, पालतू जानवर भी आ जाते हैं इसमें। और अगर जंगली में कहें तो सांबर हो गया, गौर हो गया, है ना, ये आते हैं। तो इसके देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA होती है ना, उसने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में भारत के जंगलों में खुरधारी स्तनधारियों की आबादी का आकलन किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत में जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल, स्पॉटेड डियर, सांबर बड़ा हिरन और गौर भारतीय वाइसन प्रमुख हैं। अब चीतल के बारे में देख लेते हैं। चीतल सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है। ठीक है, चीतल पाया जाता है सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो। फिर सांबर की बात कर लेते हैं कि सांबर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्रों में स्थिर है, विशेषकर मध्य भारत और पश्चिमी घाटों में। सांबर कहाँ पाया जाता है? मध्य भारत में मिलेगा और पश्चिमी घाटों पर मिलेगा। ठीक है, गौर जो है वो घने जंगलों में, ऊबड़ खाबड़ इलाकों में पाया जाता है। ठीक, तो ये भी हो गया, मतलब मध्य भारत, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय की तलहटी पर। नीलगाय भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, डायरेक्ट पूछा गया था कि नीलगाय कौन सी प्रजाति से संबंधित है, तो ये नीलगाय है ना, ये मृग प्रजाति से संबंधित है ना, ना कि ये गाय। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद डॉग हॉग डियर की बात करें और बारहसिंगा की बात करें, तो ये विशेष रूप से घास के मैदानों और आर्द्र भूमियों में पाई जाती हैं। ठीक है, जंगली भैंसे की बात करें तो केवल कुछ ही क्षेत्र में सीमित है, जैसे कि असम के छत्तीसगढ़ में आवासीय शरण पालतू भैंसों के साथ संकरण इसके लिए एक खतरा है। ठीक, खुरधारी स्तनधारियों की बात करें टोटल में, तो गिरावट बाघों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर इनमें गिरावट आती है तो ये बाघों के लिए गंभीर विषय है। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने मोटी मोटी चीजें देख ली हैं, इनसे संबंधित बहुत ज्यादा पूछने की संभावना नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमें, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि भैया हमें पता है कि कुछ और भी अच्छे पॉइंट्स वो हमसे पूछ सकता है, तो वो पूछ लेगा, है ना। अब जैसे इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट थे वो हम लोगों ने इसलिए करवा लिए। और देखिए ये नीलगाय जो है ना, ये मृग की प्रजाति, ये ध्यान रख लेना है, हमें कहीं स्टेटमेंट में पूछ लिया डायरेक्ट। अब देखिए देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन, ये क्या है? भारत जन के बारे में हम लोगों ने पहली, जो इससे पहले वाली मैगजीन आई थी उसमें भी कंप्लीट किया था, यहाँ भी कर लेते हैं लेकिन जल्दी कर लेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भारत जन क्या है। ये भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकारी वित्त पोषित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, भारत जन में बेसिकली होगा क्या, जो हमारी लोकल लैंग्वेज रहती है ना, तो 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकार द्वारा वित्त पोषित ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, समझ में आ गया ना। 22 जो भाषाएं रहेंगी ना, उनमें स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा, तो उनमें भी जो है 22 भाषाओं में ये काम करेगा, तो हमें ये और आसान हो जाएगा। जो 22 लैंग्वेज बोलेंगे ना, उनका हमें हिंदी रूप ये बता देगा, या फिर मान लीजिए जो भी लैंग्वेज आप सेट करोगे, तो ये रहेगा भारत जैन का काम। बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सारा का सारा ये छोड़ दीजिए यहाँ पर, है ना। यही तो हमारी क्वालिटी है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है ना। अगर छोड़ना सीख गए तब तो बहुत मजा आ जाएगा इसमें, कि क्या क्या छोड़ना है, तब तो बहुत मैगजीन छोटी हो जाएगी आपके लिए। और ये पॉइंट तो अब तो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो आपको हम लोग ऐसे ही हेडलाइन लिख के और बता देते कि इसमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कौन कौन से लिख के वो आपको प्रोवाइड करा देते, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो ऐसी कोई भी आपसे बात नहीं की जा रही है। आप जो भी पढ़ना है वो इसी क्लास के माध्यम से पढ़ना है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा चुनाव रेल ब्रिज आप लोगों ने ठीक से पढ़ रखा है पुरानी मैगजीन में, तथा भारत का पहला केवल स्टील रेड ब्रिज अंजी खाद। लेकिन यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जो है शुभारंभ किया है 6 जून 2025 को। आज का डेट भी पूछ लेता है ऐसी घटनाओं की, तो हमें डेट पर भी ध्यान रखना है। 6 जून 2025 को
जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर चिनाव रेल ब्रिज और अंजी नदी पर चिनाव नदी की एक सहायक नदी है, इस पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह पुल रियासी जिले में कोरी और बक्कल को जोड़ता है, तो ये ध्यान रख लेना, इस टाइप का स्टेटमेंट बना देता है। किसको जोड़ता है? कोरी को जोड़ता है और बक्कल को जोड़ता है। ठीक है। चिनाव रेल ब्रिज जो है रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च है, तो विश्व का सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को, 359। ठीक है ना, 359 मीटर है, जो फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। ठीक है, इतना याद रहेगा, इतने ही पॉइंट थे। फिर यहाँ देख लीजिए, अंजी खाद ब्रिज जो है ना, भारत का पहला केबल स्टील रेल ब्रिज होने के साथ ही चिनाव रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ठीक, ये हो गया। चिनाव रेल ब्रिज के बाद अंजी खाद ब्रिज दूसरा बन गया, वहीं के वहीं आप लोगों को ध्यान रखना है। चिनाव और अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा और हिमाचल चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तो भैया ये चार राज्य हैं हमारे, कौन कौन से हैं? मिजोरम हो गया देश का पहला हो गया, दूसरा हो गया गोवा, तीसरा हो गया त्रिपुरा, चौथा हो गया हिमाचल। तो कैसे याद रखना है हम लोगों को इनको? चारों के चारों याद रखना है, MGTH। ठीक है, तो वैसे तो MGTH याद रख लो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं रख पाओ ना तो कैसे होगा? देखिए, आदमी मजा करने कहाँ जाएगा? तो पहले नंबर पे मजा आएगा, है ना, मजा करने जाएगा वो गोवा। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरारी की पूजा करने वो निकल जाएगा हिमालय की ओर। ठीक है ना, ये ठीक है। तो चार राज्य आप लोगों को याद रखना है कैसे भी, क्योंकि ये पूछेगा, वो पूछेगा ऐसे कि इनमें से कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य नहीं है। ठीक, अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है ना, 8 सितंबर 2025 को, इसी दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि हमारा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब होता है 99%। ठीक, अब इसी से संबंधित एक दो पॉइंट और भी हैं, उनको भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। देखिए, एक आपसे पूछा जाएगा, पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला राज्य, तो वो बना है केरल, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। दूसरा है कि भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला यूटी कौन बन गया है, मतलब यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन सा बन गया है? वो बन गया है लद्दाख। तो ये भी पॉइंट दो याद रख लेने, चार वो राज्य हो गए, दो ये हो गए। एक बना है पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला राज्य और दूसरा बना है यूटी। ठीक है, पूर्ण साक्षरता वाली यूटी कौन सी बन गई है? लद्दाख। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज क्या है यहाँ पर? ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम है ना, वहां पर एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे 26 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी, है ना। वो घटना थी कब की? 22 अप्रैल 2025 की। फिर 7 से 10 मई को 2025 के बीच पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हवाई और मिसाइल हमला हुए है, उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर का। क्यों दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर? क्योंकि उसमें कई लोगों का सिंदूर उजड़ गया था, है ना। सिंदूर मतलब हस्बैंड को बोलते हैं ना, सिंदूर उजड़ गया, तो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं वो, तो उसी के नाम पर रखा गया था। भारत में जो पाकिस्तान पर हमला किया था उसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। फिर है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, PAI 2.0 का अभी शुभारंभ हुआ है। ये क्या है PAI 2.0? इसको हम लोग समझ लेते हैं। ग्रामीण विकास को डेटा आधारित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक काम किया है, इसको नाम दिया गया है, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 का शुभारंभ। ठीक, तो 26 से 27 मई 2025 को नई दिल्ली में ये हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि पंचायत एडवांस इंडेक्स PAI का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था, तो ये होता नई दिल्ली में। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर योजना, निगरानी और शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना। ठीक है, और अगर प्रमुख विषयों की बात की जाए तो प्रमुख विषयों में भी इन्होंने कुछ विषय रखे हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छ पर्यावरण, बुनियादी ढांचा, सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण। इस बेसिस पर काम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है कि उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है अभी। ठीक है, ये क्या है? 27 मई 2025 को। डेट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार डेट आजकल खूब पूछने लगा है, और इतनी सारी डेट इसमें पूछता है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ा करो ना, तो डेट पे थोड़ा सा ध्यान या फोकस जरूर किया करो। कुछ भी दे देता है आजकल यूपीपीसीएस में। ठीक है, 27 मई 2025 को DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत द्वारा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का
मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। ठीक है, कहां पर किया गया? मेटकॉफ हाउस बना हुआ है नई दिल्ली में, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से लोगों ने आप में से। उद्देश्य इसका क्या रखा गया है? भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा एवं रणनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाना। ठीक है ना, क्या है जो स्वदेशी क्वांटम रहेगा ना, अनुसंधान को रक्षा एवं रणनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाना। ठीक, भारत को क्वांटम नवाचार में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भारत की रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र में क्वांटम क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, और इसके उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु स्वदेशी क्वांटम तकनीकों का विकास, परीक्षण और इसके माध्यम से क्यूकेडी के माध्यम से सुरक्षित क्वांटम संचार को बढ़ावा देना, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम सेंसिंग रणनीतिक बढ़त को हासिल करना। ठीक, तो इसके बारे में इतना ही है। मेन तो ये हाईलाइट यही से पता चल जाता है हेडिंग से, उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। स्टारलिंक के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी, पुरानी घटना है ये, पुरानी मैगजीन में भी हम लोगों ने इसको कंप्लीट की थी। तो 7 मई 2025 को अमेरिकी उद्योगपति जो एलन मस्क है ना, इन्हीं की है ये स्टारलिंक, है ना। तो इसके माध्यम से भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लगभग 3 साल बाद इसको मंजूरी दे दी है। 3 साल से बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी मंजूरी दे दी है। और कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन वॉइस सैटेलाइट लाइसेंस हेतु लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया, मतलब लाइसेंस मिल गया है एक तरीके से। ठीक है, 7000 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट का नेटवर्क है और भारत में हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट उपलब्ध कराएगा ये। ठीक है, इसी के साथ कंपनी है हमारी जियो और एयरटेल, यही दो तो कंपनी चल रही है अभी। आप लोगों में से बहुत से लोग या तो जियो की सिम चला रहे होंगे या फिर एयरटेल की, तो इन्हीं दोनों के साथ इसकी खुदरा साझेदारी भी इसने की है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रख लेना है स्टारलिंक। ठीक, फिर है अरुणाचल में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी कामेंग जिले में दिरांग और पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक खुदाई की है। ठीक है, दिरांग क्षेत्र में एक माध्यम से उच्च ऊष्मा भूतापीय क्षेत्र है ये, और यहाँ पर जलाशय का तापमान कितना रहता है? 115 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहीं पर की गई है क्या? अरुणाचल के पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन। तो आपसे मुझे लगता है इसमें अगर या तो ये पूछेगा कि किसके द्वारा किया गया है, या फिर पूछेगा जगह का नाम, तो जगह का नाम आप लोग को याद रख लेना है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग क्षेत्र में, है ना। अब भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे ने पहले 9000 HP वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया है अभी। 9000 HP बहुत बड़ा HP होता है अपने आप में। 9000 HP के रेलवे इंजन का इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया है भारतीय रेलवे ने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में, दाहोद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो दाहोद में ही ये भारतीय रेल में 9000 हॉर्स पावर का जो है, HP का मतलब यहाँ पर हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर का इंजन का उद्घाटन किया गया है। और ये मेक इन इंडिया की पहल के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से विकसित यह शक्तिशाली एकल यूनिट लोकोमोटिव माल परिवहन को क्रांतिकारी रूप बदलने जा रहा है। देखिए इतना इतना हैवी इंजन वो सवारी वाली गाड़ी में तो लगाएंगे नहीं, वो मालगाड़ी में लगाएंगे, तो मालगाड़ी के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और भीड़ भाड़ टर्न अराउंड समय और संचालन लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई और 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली एकल यूनिट इंजन है ये। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, भारतीय रेलवे का पहला यूनिट इलेक्ट्रिक मोटो गुजरात के दाहोद में, ये जगह तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको याद रखना है, गुजरात के दाहोद में नए निर्माण संयंत्र के तैयार किया गया है। ठीक है, ये घटना देख ली, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नीति क्या है। तमिलनाडु ने अप्रैल 2025 में अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझ लेते हैं, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है और अलग से अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। ठीक है, तो ये भी समझ लेना है हमें। फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में 17 अप्रैल 2025 को कैबिनेट ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? आर्थिक विकास, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
और अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। ये है तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति। ठीक। बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा, ये कुछ नहीं पढ़िए। इसके बाद भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई न्यूज एंकर अंकिता। तो ये क्या है? असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा ने 15 मई 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश प्रस्तुत करने के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है। तो हमें ध्यान रख लेना कहाँ के, असम में ये किया गया है। अब अंकिता राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है जो कि भारतीय सार्वजनिक संचार में एआई की बढ़ती भूमिका की ओर से आकर्षित करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट न्यूज है भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति। ठीक है, भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से ध्रुव नीति चलाई है अभी। इसका उद्देश्य क्या है कि देश में एक डिजिटल पता प्रणाली बनाना है जो पते पर जानकारी को संचरित और उपयोग के लिए तरीके में बदल सकता है। जैसे मान लीजिए होता है ना कि वो पता एक्चुअल में पता नहीं चल पाता है, तो उसी पर ये काम चलेगा कि ये जो डिजिटल पता रहेगा ना, उस प्रणाली पे जो पते की जानकारी होगी ना, उसको वो मतलब संचरित करेगा और उपयोग के तरीकों को बदल सकेगा। ये है ध्रुव नीति। ठीक है, इतना ही याद रखना है इसके बारे में और कुछ याद नहीं रखना है। फिर भी देख लीजिए यहाँ पर डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर डिजिपिन कहेंगे इसको, डिजिपिन के पहले लॉन्च के आधार पर औपचारिक रूप से ध्रुव नीति दस्तावेज जारी किया है। डिजिपिन प्रणाली देश भर में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाती है, जो भू स्थानिक शासन और कुशल सेवा वितरण का समर्थन भी करती है। ठीक है, नया ध्रुव ढांचा पता प्रबंधन के लिए एड्रेस एस ए सर्विस मॉडल का उपयोग किया गया है। कुल मिला के सही एड्रेस की बात की जाएगी इसके माध्यम से। तो यही देख लेना है हमें क्या था ये ध्रुव नीति। ठीक, नेक्स्ट है देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित हो गया है। तो जो जो हाईलाइट है वही हमें पढ़ना है इसमें भी। ठीक है, 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम व बिंझीजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर व उद्देश्य बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है। बिंझीजम, ठीक, ये घटना हम लोगों ने पीछे अभी जब मैगजीन कर रहे थे ना उसमें भी पढ़ी थी। तो ये बिंझीजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है। ये 8800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो गया और ये देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, यह बंदरगाह माल ढुलाई के समय और लागत दोनों को कम करेगा। ठीक है, और भारत की आर्थिक दक्षता में वृद्धि होगी। तो देख लिया मोटी मोटी जो जो चीजें थी वो हम लोगों ने हाईलाइट के माध्यम से पहले ही कर ली है और वो आप लोगों ने समझ लिया है। फिर है नेक्स्ट न्यूज है कि तेलंगाना सरकार ने कबाल के बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। जो कबाल का बाघ गलियारा था ना, उसी को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। तो कैसे? 30 मई 2025 की ये घटना है। तेलंगाना सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है ना, इसके तहत जारी करके कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना और टाडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का नाम दे दिया है। ठीक है, अब समझ में आ गई है। एक तो तेलंगाना का था और एक था महाराष्ट्र का। ठीक, तो तेलंगाना का जो कॉरिडोर है वो महाराष्ट्र के कॉरिडोर से जो मिल रहा था उसी को नाम दे दिया गया है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। तो इतना हमें याद रख लेना है। ठीक है, लगभग 1493 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और यह रिजर्व भारत की बड़ी बिल्लियों की आबादी और मध्य भारतीय परिदृश्य के अन्य महत्वपूर्ण जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को और भी मजबूत करेगा। ठीक, कुमराम भीम आसिफाबाद जिले तेलंगाना में स्थित है और आसिफाबाद और कागज नगर डिवीजनों में फैला हुआ है। तो हमें ध्यान रख लेना है ये तेलंगाना में बेसिकली आएगा। ठीक, देख लिया। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। क्या बन गया है? तेंदुआ राजधानी क्या बन गया है? बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, जिसमें यह मेट्रो शहरों से के किनारे पर बसे रहने वाली स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली जंगली तेंदुआ की सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। ठीक है, बेंगलुरु में है तो उसी को तेंदुआ की राजधानी बन गया है। अगर बेंगलुरु में भी बात करें तो कौन सा बन्नरगट्टा जो है ना, वनरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान, आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा। यहाँ पर तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कड़ी सुरक्षा और बेहतर शिकार उपलब्धता तथा स्थानीय समुदाय के साथ सह अस्तित्व के कारण संभव हुआ है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ लेना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों का तीसरा स्थायी आवास बन गया है अभी हाल ही में। तो जो मध्य प्रदेश है ना,
मध्य प्रदेश में ही तीन देखा जाए तो चीतों के स्थानीय आवास बना दिए गए। तो पहला कौन था? पहला तो था कौन, कूनो नेशनल पार्क। दूसरा था फिर गांधी सागर अभ्यारण्य, और अभी हाल ही में तीसरा बनाया है नौरा देही अभ्यारण्य। तो ये नौरा देही अभ्यारण्य आपको मिल जाएगा सागर और दमोह जिले में। तो इतना ही हम लोग को इसके बारे में याद रखना है। और वन विभाग द्वारा मोहली, झापा और सिंहपुर रेंज में 30 किलोमीटर क्षेत्र में चीतों के लिए चिन्हित करके बाड़ेबंदी का कार्य भी शुरू हो चुका है। ये क्षेत्र वहीं के हैं, मोहा देही के, ठीक है, नौरा देही के। तो ये याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट है चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा रही है। अब भैया चिली के राष्ट्रपति का नाम तो हमें पता होना चाहिए कम से कम, अगर चिली के राष्ट्रपति जी भारत आए हैं तो नाम क्या रहेंगे? देखिए, जो चिली खाएगा ना वो फट जाएगा, है ना, फट से कर लीजिए फॉन्ट, है ना, बस इतना ही पकड़ लोगे तो आप लोग सही निशान लगा लोगे। तो वहां के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ठीक। तो ये आए हैं 1 से 5 अप्रैल 2025 के बीच इंडिया में आए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेहमान राष्ट्रपति जी का स्वागत कहाँ पर किया है? हैदराबाद हाउस में। मोदी जी जिसका स्वागत करते हैं वो हैदराबाद हाउस में ही करते हैं। इनकी कई आर्थिक साझेदारी समझौते हुए हैं, सारे नहीं देखेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। एक तो द्विपक्षीय व्यापार और आपसी संपर्क में देखा जाए तो भारतीय उद्यमियों के लिए मल्टीपल एंट्री परमिट जारी करने की घोषणा चिली के राष्ट्रपति ने कर दी है कि अब जो चिली में हम लोग हमारे जो उद्यमी जाएंगे उनके लिए मल्टीपल एंट्री परमिट बना दिए जाएंगे, ठीक। 4 समझौते और हुए हैं। अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र हुआ है। भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम संबंधी समझौता इसमें शामिल हुआ है, ठीक। और दोनों के बीच एनडीएमए के बीच आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन तथा चिली के कोडहेल्को जो है ना चिली का है वो, और भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो एससीएल है के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर संपन्न हुए। तो ये हुए बेसिकली, ये चीजें नहीं पूछेगा, ये मेंस के पॉइंट है। लेकिन प्री का पॉइंट ये है कि उनका नाम क्या है चिली के राष्ट्रपति का। तो चिली खाओगे या फट जाओगे, फॉन्ट याद रख लेना, इतनी में आपको याद हो जाएगा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद की भी भारत यात्रा रही है। भाई दुबई के तो नाम ही अलग खतरनाक रहते, क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद की भारत यात्रा हुई है। तो इनकी यात्रा हुई है, तो ये किससे मिले हैं? उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री भी शामिल थे। और ये 8 से 9 अप्रैल 2025 को ये यात्रा हुई थी। केरल के कोच्चि और गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना के लिए सहमति दोनों पक्ष में हो चुकी है। क्योंकि केरल के कोच्चि में क्यों हो रही है? क्योंकि जो दुबई जो जाते हैं ना वो उसी वहां से वहां के बंदरगाह या वहां के हवाई यात्रा से ही निकलते हैं, इसलिए केरल के कोच्चि से ये स्टार्टिंग हुई है और दोनों पक्षों में इसमें सहमति भी बनी है। और दुबई में यूएई इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की भी स्थापना के लिए भूमि आवंटन तथा दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इंडिया ऑफिस खोलने की भी सहमति जताई है। तो आप लोग इतना सब कुछ याद मत रखिए, बस सिर्फ इनका नाम याद रख लीजिएगा, क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद, ठीक। अब जो नई घटनाएं है ना वो हम लोग लगभग लगभग सारी पढ़ चुके हैं। ये जो घटनाएं आ रही हैं अब ये सारी की सारी पुरानी घटनाएं हम लोग इनको पढ़ चुके हैं अच्छे से, लेकिन अब हम लोग इनको वो चीजें देखेंगे और जल्दी जल्दी इनको खत्म करेंगे, है ना। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। तो ये घटना हुई है 17 अप्रैल 2025 की, ठीक। तो विश्व स्मृति रजिस्टर 72 देशों में 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कुल 74 नई पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। और वैश्विक स्तर पर इन संग्रहों की कुल संख्या 570 हो गई है, ठीक। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किए जाने के बाद रजिस्टर में भारतीय धरोहरों की संख्या की बात करें तो कितनी हो गई है? 14, ठीक। तो 14 आप लोगों को याद रखना है, बस इतनी ही सी घटना है इसमें। फिर भारत का आईजीआई दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है आईजीआई, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है ना वही। 7.7 करोड़ यात्रियों का आवागमन हुआ है यहाँ पर 2024 में, ठीक। 23 में इसकी जो नई दिल्ली आईजीआई की रैंक थी ना वो थी 10वीं, ठीक। और विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा के संबंध में बात करें तो ये कौन जारी करता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये करता है एसीआई, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है वो इसको करती है। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डे की बात करें तो ये अमेरिका के अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वो टॉप पे है। दूसरा और तीसरा कौन सा है? दूसरा दुबई का है और तीसरा है डल्लास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका का। तीनों आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर देखिए 9वें पर तो हमारा आईजीआई है और 10वें पर कौन है? संघाई, चीन का जो है संघाई। इतने ही याद रखना है। 5 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में अब खोले जाएंगे। जो विदेशी विश्वविद्यालय है ना बड़े बड़े उनके कैंपस भारत में खोले जाएंगे।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर में स्थापित करने की अभी मंजूरी मिली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग डिक्किन यूनिवर्सिटी के परिसर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में संचालित किए जाएंगे। गांधीनगर कहाँ पे? गुजरात में, वहां पर चालू किए जाएंगे। ठीक। ब्रिटेन की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के लिए गुरुग्राम स्थित परिसर में कार्यक्रम जुलाई 2025 में प्रारंभ होने की संभावना है, मतलब हो चुका है। ठीक, जुलाई में। फिर जो 5 यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं सीधा। ठीक है, शिकागो स्थित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UK, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया तथा इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन इटली। ये 5 हैं जिनके परिसर अब भारत में खोले जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए वहीं पर इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ठीक, ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल लॉ, ये साइंस जैसे पढ़ाई क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी भारत में काम करेगी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न स्थित यूनिवर्सिटी है जो बिजनेस और IT व हॉस्पिटलिटी में पढ़ाई करने के लिए ख्याति प्राप्त करेगी। ये मतलब जो 5 यूनिवर्सिटी है ना, उनका बारी बारी से चीजें दिखाई जा रही है। आप देख लीजिए, ये लगा लीजिए एक स्टार। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये टेक्नोलॉजी व रिसर्च में पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में अपने कैंपस लोकेशन को चुना है। ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा कहाँ पे? यूपी में। और हम लोग यूपी PCS की परीक्षा देंगे तो यूपी PCS के लिए अच्छी घटना है ये, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर पांडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है। नेवा प्लेटफॉर्म, नेवा का मतलब ई विधान, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है ना, राष्ट्रीय मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा। ठीक, तो अभी पांडुचेरी 29वां विधानमंडल बन गया है ऐसा। इससे पूर्व केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली नेवा साल करने वाला 28वां विधानमंडल था। और अगर पहले राज्य की बात करें तो 2022 में नागालैंड नेवा लागू करने वाला पहली विधानसभा बनी थी। ठीक है, यही 3 पॉइंट थे, तीनों के तीनों हम लोगों ने देख लिए हैं। दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है दीव। ठीक है, 29 मई 2025 को, और 11.88 मेगावाट तक की क्षमता हासिल करेगा। फुदम में स्थित है ये, कहाँ के? दीव के फुदम में स्थित है। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 में जो आई है उसको, और इसमें वही पॉइंट देखेंगे जो मैं कहूंगा। ठीक है, क्योंकि वही हाईलाइटेड किए हैं, फालतू की चीजें हाईलाइट नहीं की हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट जो 2024 है, ये निकालता कौन है? तो ये निकालता है भैया 2021 में ये जारी हुई थी 7 मई 2025 को। भारत का महापंजीयक द्वारा इसको निकाला जाता है, इसको RGI बोलते हैं, महापंजीयक। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट लिख रखे हैं, सारा सार इन्हीं पॉइंटों में निकल जाएगा। जो भारत की मातृ मृत्यु दर है MMR, ठीक, 2019 से 21 के बीच में कितनी हो गई है? 93। कितने में हुई है ये? 1000 में 93। ठीक, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और IMR की बात करें, मतलब शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2021 में कितनी हो गई? 28। ये भी कितने में है? 1000 में। ठीक, जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो ये 2021 में 913, और कुल प्रजनन दर कितनी है 2021 की? 2.0। ठीक, इतनी है। यही पॉइंट इसमें थे, मैंने देख लिए हैं सारे के सारे। अब यहाँ पर आ जाइए। 7 अप्रैल 2025 को प्रकाशित वर्तमान संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर का अनुमान अंतर एजेंसी समूह UNAMGI द्वारा निकाला जाता है। ठीक, कुछ नहीं है उसमें भी, यहाँ देख लीजिए। 24 मार्च 2025 को प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी बाल मृत्यु दर आकलन समूह रिपोर्ट के अनुसार भारत की बाल मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव बात है, कमी दर्ज की गई है। और बच्चों की मृत्यु दर जो है ना, वो उसमें 78% की कमी आई है। और शिशु मृत्यु दर IMR की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 58% की तुलना में 71% की कमी आई। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, हाईलाइट कर दिए हैं, और ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसको दिए गए? भारत सरकार ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायतों को डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए एक विशेष श्रेणी ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण करने के लिए गहरा करने के लिए जमीनी स्तर की पहल की शुरुआत की है। ये
कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पॉलिसी या पुरस्कार को दिया गया है। तो स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है? ये महाराष्ट्र की एक रोहिणी ग्राम पंचायत है, इसको मिला है। और रजत पुरस्कार किसको मिला है? त्रिपुरा की एक पश्चिमी माजलिसपुर ग्राम पंचायत है, इसको मिला है। और जूरी पुरस्कार मिला है उड़ीसा के पालसाना ग्राम पंचायत को। ठीक है, यह पुरस्कार 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान आयोजित हुए हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन इस बार का कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना याद रख लेना है। फिर है कि महाराष्ट्र के झुड़पी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित कर दिया है। बस इतना ही याद रख लीजिएगा, 86,000 हेक्टेयर झुड़पी जंगल भूमि को कर दिया है अब वन भूमि घोषित। बस इतना ही याद रखिए, कुछ नहीं है इसमें। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, तो अंगोला के राष्ट्रपति आए हैं तो कम से कम नाम तो याद होना चाहिए हमें। तो ये 1 से 4 मई 2025, काफी पुरानी घटना हो गई है, तब आए थे। उनका नाम है जोआओ मैनुअल गोकालेंस लोरेको। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, गोला बना लीजिए, यहाँ पर समझने का तरीका देखिए। अंगोला, आग का गोला हो गया ये, ठीक है, अंगोला। अब अंगोला जो है ना, इधर को आएगा तो क्या कहेंगे हम लोग कि जो आओ है, जो आओ। बस यहीं से इतना ही याद रख लोगे की पॉइंट, तो आपका हो जाएगा अंगोला। अंगोला जो आओ, जो आओ। देखिए, जो आओ मैनुअल गोला क्लेंस रेक्को, ये आए है ना। हम लोग पूछते हैं कि राष्ट्रपति के नाम कहाँ से पूछ लेता है, कैसे पूछ लेता है? जो भारत यात्रा पर आया हुआ होता है ना, उनका नाम पूछता है वो, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी कोई उस देश में गया हो तो वहां के राष्ट्रपति का नाम पूछ लेता है ना। इतना याद रख लेना है। बाकी देखिए, किस किस क्षेत्र में समझौती हुई है वो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि ओडिशा सरकार ने एक शहरी विकास के लिए अंकुर पहल स्टार्ट की है। तो इतना ही याद रखिएगा इसमें कि अंकुर पहल आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अंकुर पहल किस राज्य के लिए शहरी विकास के लिए स्टार्ट हुई है? तो वो ही है उड़ीसा सरकार के लिए। ठीक, शहरी नवाचार और विकास को गति देने के लिए एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम अंकुर रखा है। अंकुर का मतलब अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, इतना याद रख लेना है। स्मार्ट को टिकाऊ नागरिक केंद्रित शहरों का निर्माण करना, इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है। और यह पहल 4 प्रमुख क्षेत्रों में काम करेगी: क्षमता निर्माण, ज्ञान अनुसंधान, कार्यान्वयन, समर्थन और केंद्रित पर। 2036 तक शहरीकरण की दर को 70% से बढ़ाकर कितना करना है? 40%। और 2047 तक इसे 60% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये पॉइंट अच्छा है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, अंकुर योजना का उद्देश्य क्या है? ओडिशा को 2036 तक $5,000 बिलियन और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो कहां पर हुआ है? ये याद रख लेना है, चेन्नई में। ठीक, भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशी सुविधा के तहत इसका उद्घाटन किया गया है। 300 उत्कृष्टता केंद्रों की मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी अनावरण किया जाएगा। और 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के विजन को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये। ठीक, चेन्नई में उत्पादन लक्ष्य 2026 1 लाख ड्रोन का है, जिसमें से 4,000 ड्रोन वितरित किए जा चुके हैं। यही चीजें आप लोगों को देखनी है जो हाईलाइट है, बाकी तो पुरानी न्यूज है, ये आप लोगों ने पढ़ रखी है। देखिए, राजस्थान का स्थित खींचन और मेड़ा रामसर आर्द्रभूमि बन गए हैं। तो अभी भारत में रामसर स्थल की जो टोटल नंबर ऑफ रामसर स्थल है वो कितने हैं अभी? तो वो है 91। ठीक, 91 है। और खींचन फलोदी राजस्थान में है और मीनारवी उदयपुर राजस्थान में है। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा, बस 91 हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। 91। दिल्ली भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क बन गया है। दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ पर बना है? होलंबी कला क्षेत्र में। बस इतना ही याद रखना है। कितने एकड़ में? 11.4 एकड़ क्षेत्र में। कुछ नहीं है बाकी इसमें। 350 करोड़ का खर्चा भी इसमें आया है। फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है अभी। तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसको बनाया गया है 107वां टाइगर रिजर्व। तो ये ध्यान रख लेना है। अब भारत में कितने टोटल राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? तो वो हो गए 107। मयूरभंज जिले में ये स्थित है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र का डीपीएस फ्लेमिंगो झील संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया है अब। तो ये डीपीएस बैटलैंड फ्लेमिंगो जो है ये कहाँ पर है? ये पहली बार थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य से जुड़ी किसी आर्द्रभूमि को औपचारिक संरक्षण का दर्जा मिला है। ये 30 एकड़ में फैली हुई है। बस इतना ही याद रखिएगा जो चीजें हाईलाइट है।
क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने 10-10 बार पढ़ ली है, सबको याद नहीं है और पुरानी भी घटना है ना। नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया है। 6 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रयोग को कम करना और निर्णय निर्धारण का आधिकारिक संवाद और भारतीय भाषाओं की मातृभाषाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। तमिलनाडु का धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित हो गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 2025 को। इसी दिन पर तमिलनाडु के धनुषकोडी को फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कितने हेक्टेयर में बना हुआ है ये? 524.7 हेक्टेयर क्षेत्र में। तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीय लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। जो अनुसूचित जाति है ना तेलंगाना में, उनको उपवर्गीकरण कर दिया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? अधिनियम 2025 के तहत। उद्देश्य क्या है? मौजूदा 15% एससी आरक्षण को 59 उपजातियों के बीच 3 समूह में बांटना। ठीक, अगर समिति का नाम पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो राजस्थान में अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण किया गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो वो किया गया है लोकपुर समिति। ठीक, ये याद रख लेना, जस्टिस रामचंद्र राजू और ऊषा मेहरा आयोग की सिफारिशों पर। ठीक, समूह 1, समूह 2, समूह 3 बांट दिए गए। समूह 1 में 15 सबसे पिछड़े, समूह 2 में रखे गए मध्यम रूप से पिछड़े और समूह 3 में रखे गए तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले। ठीक है, ये अच्छा कदम है, होना चाहिए ऐसा, जिससे सब तक लाभ पहुंच सके। फिर देख लेते हैं हम लोग वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, फिर से देख लेते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 उपराष्ट्रपति की मंजूरी बाद लागू हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जो संसद पारित वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 आया ना, इसे उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद विधेयक हो गया। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी इसको। उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना भी है। अब पूछा जाएगा आपसे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो जगदम्बिका पाल ने की है। बाकी इसमें कुछ नहीं देखिएगा। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक वक्फ बोर्ड वाले राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27%, पश्चिम बंगाल में 9%, पंजाब में 9%। ठीक, सबसे ज्यादा हमें उत्तर प्रदेश ही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो स्टार लगा लीजिएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रभारी केंद्रीय मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक, और संविधान संशोधन में प्रावधान के अनुसार केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम राज्यों का होना आवश्यक कर दिया गया है और मुस्लिम सदस्यों में 2 महिलाओं का होना भी आवश्यक कर दिया है। ये भी ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पुरुष ही होते थे। और वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निर्धारण की देखरेख के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर अब किसको रखा जाएगा? डीएम को रखा जाएगा। जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इतने ही पॉइंट देखिए, बाकी इससे अलग पॉइंट कुछ नहीं पूछेगा। फिर देखिए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की 36वीं रैंक आई है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा इसको निकालता कौन है? वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, तो अंकटाड निकालता है। और वैश्विक तत्परता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? 36। देखिए 1 मिनट में याद हो जाएगा। आप कहां पर तत्परता दिखाओगे ज्यादा? जहां पर आपका 36 का आंकड़ा चल रहा होगा, है ना, हो गई रैंक याद आपको। और 36 का आंकड़ा चल रहा होगा तो एक एक अंक गिनोगे आप, तो अंकटाड द्वारा इसको निकाली जाती है। बस हो गया ये भी। ये सब कुछ छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ भी छोड़ दीजिए। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रही है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम याद होना चाहिए, आरटी ऑन क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक, क्रिस्टोफर लक्सन इनका नाम है। तो कैसे याद रखोगे? आप अगर लक्स साबुन लगाओगे ना, लक्स साबुन लगा के बाहर नहाओगे तो वो न्यूज बन जाएगी, है ना। तो लक्सन, जो क्रिस्टोफर लक्सन है, वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। देखिए जो प्रधानमंत्री का नाम है ना, कुछ हमें कीवर्ड्स ऐसे बनाने पड़ते हैं कि कंफ्यूज ना हो कि किसका नाम क्या था, है ना। तो कुछ भी अगर एक की पॉइंट बना लेते हो आप तो आपको याद आ जाएगा। जैसे आप लक्स का साबुन लगा के बाहर नहाओगे तो वो न्यूज में आ जाएगा आपके में, है ना। तो ये हो गया। ठीक, बाकी ये सब कुछ नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा। जो संधि समझौते हुए हैं बहुत पुराना हुआ है। अब देखिए इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है। तो कहां पर बनाया गया? आपसे इतना ही पूछेगा वो कि भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक, और अगर जगह का नाम पूछे प्रॉपर तो ये बिचौली हप्सी एक जगह है, वहां पर बनाया गया है। इसमें निजी भागीदारी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की होगी। हो गया। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है ये सब।
जो हाईलाइट है वही पढ़ना है। फिर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सुरंग पुल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। आपको बहुत अच्छे से पता है। रामेश्वर द्वीप को रेलमार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को किया था। तो उसका नाम क्या रखा गया? पम्बन ब्रिज, है ना। और इसकी लंबाई की बात करें तो 2.08 किलोमीटर की लंबा है ये। और पम्बन पुल रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है, इतना भी याद रख लीजिएगा। 75 किलोमीटर की गति से इस पर रेल निकल सकती है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इसमें ट्रेन चल सकेगी। ठीक, ये हो गया। फिर इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की नाम दी गई है। तो वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मान्यता प्रदान हुई है इस साल। और अगर बात करें भारत की, तो इससे मान्यता प्राप्त वैश्विक शहरों की बात करें तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? टोटल 74। तो इतनी चीजें हम लोगों ने आज देख ली हैं। आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। बाकी सारी न्यूज आप लोग देखते रहिएगा, सारी क्लास आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। लगातार आपकी क्लासें आती रहेंगी और टाइम पर खत्म करवा दी जाएंगी। और इसकी हाईलाइटेड जो ये पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो क्लास के नीचे जो लिंक दे रखी है उसमें टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को सेव करके उसी के माध्यम से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।